लिखो अंग्रेजी का मोटिवेशन शब्द, अंग्रेजी का मोटिवेशन शब्द अंग्रेजी का मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के, अंग्रेजी का मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोटम धातु, मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोटम धातु एवं मोवर शब्द से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है, जिसका तात्पर्य होता है मोटम धातु एवं मोवर शब्द से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है गति करना, अंग्रेजी का मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के मोटम धातु एवं मोवर शब्द से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है जिसका तात्पर्य होता है गति करना, अग्रसर होना, आगे बढ़ना आदि। मूवर MOVERE, गति करना, अग्रसर होना, आगे बढ़ना। एक व्यक्ति की परिभाषा लिखो, गुड के अनुसार, गुड के अनुसार गुड के अनुसार लिखो लिखो बालक द्वारा किसी कार्य को प्रारंभ करने, बालक द्वारा किसी कार्य को प्रारंभ करने, किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने, प्रारंभ करने, जारी रखने एवं लक्ष्य तक पहुंचाने की आंतरिक शक्ति को अभिप्रेरणा कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। एक परिभाषा लिखो स्किनर की, स्किनर की लिखो अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। मोटिवेशन इज सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है।
सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। ठीक है। तीसरा लिखो, क्रेंसफील्ड। क्रेंसफील्ड क्रेंसफील्ड, इसमें लिखो, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, हमारे क्यों का उत्तर देती है। हमारे क्यों का उत्तर देती है। एक परिभाषा लिखो, रिली और लेविस। रिली और इसके साथ में लेविस। लेविस, ले यानी लल्डी, लेविस। लिखो, हैं लेविस, नहीं लिख पाए हैं। रिली जेंट्स है, तो कैसे क्या करोगे फिर, यदि लेडीज होती तो क्या करते, ऐसे ही हैं। ठीक है, छोरों छोरों क्या होगा रे तुम्हारा, भगवान जाने। हैं बिल्ली नहीं, बिल्ली। मैं रिल्ली लिख रहा हूं और आपने बिल्ली लिख लिया है। ढकनी जानते हो तुम, ढकनी, तुम मुझे लाके दे दो एक। हैं लिखो, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा बालक की, बालक की खालिस्तान कर देती है। अभिप्रेरणा बालक की वह आंतरिक शक्ति है, अभिप्रेरणा बालक की वह आंतरिक शक्ति है जिसे, जिसे वह स्वयं उत्पन्न करता है, जिसे वह स्वयं उत्पन्न करता है, स्वयं उत्पन्न करता है, जिसे वह स्वयं उत्पन्न करता है। देखो पहला व्यक्ति कौन है, गुड एनएफ है ना। गुड एनएफ महोदय हमें कहते हैं, गुड एनएफ ही है, जब गुड होगा ना, जब वो गुड एनएफ ही होगा। अच्छा, गुड एनएफ महोदय है, गुड एनएफ गुड के अनुसार किसी कार्य को प्रारंभ करने, उसको जारी रखने, लक्ष्य तक पहुंचाने की आंतरिक शक्ति क्या है, अभिप्रेरणा। क्या है, अभिप्रेरणा। अरे छोरियों इधर देख लो, फिर कहोगे समझ में नहीं आया। मैं कह रहा हूं अभिप्रेरणा गुड के अनुसार क्या है, किसी कार्य को प्रारंभ करने, उसको जारी रखने और उसको लक्ष्य तक पहुंचाने की आंतरिक शक्ति है। इस बात पे ध्यान रखना है, इंटरनल पावर है ये। हाँ, कौन सा पावर है, इंटरनल पावर। फिर दूसरा,
स्किनर, स्किनर क्या कहता है? स्किनर कहता है कि अधिगम करने के लिए, सीखने के लिए कई सारे मार्ग हैं। सीखने के कई सारे मार्ग मतलब रास्ते है कि नहीं है? सीखने आप कैसे किसी भी मार्ग पर चलकर सीख सकते हैं, लेकिन इसने कहा कि यदि आप अभिप्रेरणा वाले मार्ग पर चलते हैं ना तो बहुत जल्दी सीखेंगे। इसका मतलब जितने भी हाईवे है ना उन सब में सुपर हाईवे कौन सा है? अभिप्रेरणा है। समझ पा रहे हैं? अगला क्रेन्सफील्ड कहता है कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, मतलब हम किसी कार्य को क्यों कर रहे हैं, हम किसी कार्य को क्यों कर रहे हैं, इसका एक ही उत्तर है अभिप्रेरणा। इसका एक ही उत्तर क्या है? अभिप्रेरणा। हम किसी भी कार्य को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्या है? मोटिवेट है, हम लोग अभिप्रेरित है। ठीक है। फिर इसके बाद में रिली और लेविस ये कहते हैं कि बालक की आंतरिक शक्ति है, अभिप्रेरणा बालक की एक आंतरिक शक्ति है जो मार्केट में नहीं मिलती है, स्वयं उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? स्वयं उत्पन्न करता है। इनके आधार पर हम हल्का हल्का सा समझने का प्रयास करें। मुझे एक बात बताओ, जब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे तो हमें समझ में आएगा अभिप्रेरणा क्या है। तो मैं आपको पहले विशेषताएं क्लियर कर रहा हूं, वो विशेषताएं क्लियर करने के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा उन विशेषताओं से संबंधित कि अभिप्रेरणा क्या है क्या नहीं है। समझ पा रहे हैं? चलिए मैं सबसे पहले आपको अभिप्रेरणा के बारे में बताता हूं। आपने जितना जान रखा है मुझे बताओ, अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है, एक बाह्य शक्ति है? कैसी शक्ति है? अच्छा, आंतरिक शक्ति है तो वो दिखाई देती है क्या? किस प्रकार की है? अमूर्त। अभिप्रेरणा अमूर्त होती है कि नहीं होती है? अच्छा, आंतरिक शक्ति है, इसका मतलब मैं इसको मानसिक शक्ति बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? आंतरिक शक्ति है तो कौन सी शक्ति है? मानसिक शक्ति। अच्छा, मानसिक शक्ति है तो जो दिखाई नहीं देती है तो हम केवल इसकी कल्पना ही तो कर सकते हैं ना। इसका मतलब मैं इसे काल्पनिक ऊर्जा बोल सकता हूं ना। और इसे क्या बोल सकता हूं मैं? काल्पनिक ऊर्जा। क्या बोल सकता हूं? काल्पनिक। मतलब आंतरिक है, अमूर्त है, मानसिक है और काल्पनिक है। लेकिन एक ऊर्जा है ना, ये एनर्जी तो है ना। अच्छा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा ही तो है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये बालक स्वयं ही तो उत्पन्न करता है ना इसको, लेकिन इस एनर्जी को उत्पन्न करने के बाद बालक किसी भी कार्य को बहुत आसानी से कर लेगा कि नहीं कर लेगा? मैं तो कहूंगा कोई भी कार्य को करने के पीछे ये मोटिवेशन ही तो काम करता है कि नहीं करता है? ये एनर्जी ही तो काम करती है ना। लेकिन ये एनर्जी शुरू कैसे होगी? मतलब ये एनर्जी का, इस अभिप्रेरणा का शुरुआत कहां से होगी? कैसे जन्म होगा अभिप्रेरणा का? आवश्यकता से। बिना आवश्यकता के अभिप्रेरणा हो सकती है क्या? आप लोगों को आवश्यकता होगी ना तो ही आप मोटिवेट होंगे, वरना ये शक्ति कोई काम में नहीं है। शक्ति उत्पन्न ही नहीं होगी आप में। शक्ति उत्पन्न कब होगी? जब आपको क्या होगी? आवश्यकता। इसका मतलब मैं कह सकता हूं ना कि अभिप्रेरणा की जननी आवश्यकता है। अभिप्रेरणा की जननी क्या है? आवश्यकता। और मुझे एक बात बताओ, जब आपको आवश्यकता हुई है तो आप में एक विशेष प्रकार के तनाव ने, विशेष प्रकार के तनाव उत्पन्न हुआ है। आप में एक विशेष प्रकार का क्या उत्पन्न हुआ है? अच्छा, सामान्य अर्थों में कह सकता हूं, सामान्य अर्थों में अभिप्रेरणा एक ऐसी अवस्था है, अभिप्रेरणा एक ऐसी अवस्था है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है? कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जब आप मोटिवेट हुए, जैसे मान लो जैसे आपको आवश्यकता हुई, आवश्यकता हुई तो आप क्या हुए? मोटिवेट। अंदर एक एनर्जी आई, एनर्जी आई ना, शक्ति आई कि नहीं आई? वो शक्ति आपको उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। जैसे मान लो मैंने आपको एक गाली दी, गाली दी तो विशेष रूप से आवश्यकता हुई, विशेष रूप से आवश्यकता हुई। किस बात की आवश्यकता हुई? कि गाली दी तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ा, ईगो हर्ट हुआ, तो आपको आवश्यकता हुई उसको वापस, ईगो को वापस समायोजित करने की। जब आवश्यकता हुई तो विशेष प्रकार का एक तनाव उत्पन्न हुआ और वो तनाव ने आपको प्रेरित किया, बोले 2 थप्पड़ लगा इसके। और यदि वो 2 थप्पड़ लगाई है तो निश्चित सी बात है कि आपके उस तनाव में कुछ कमी आई है कि नहीं आई है? वो जो उत्तेजित अवस्था थी उस अवस्था में कमजोरी आई है कि नहीं आई है? निश्चित रूप से एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसी एनर्जी है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या कर रही है? प्रेरित कर रही है। व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये व्यक्ति में एक प्रकार का ऊर्जा परिवर्तन है कि नहीं है? जब आप मोटिवेट नहीं थे तब आपकी एनर्जी लेवल अलग थी, जब आप मोटिवेट हो गए तो आपकी एनर्जी लेवल अलग हो गई कि नहीं होगी?
एनर्जी लेवल अलग हुई तो ऊर्जा परिवर्तन है कि नहीं है? अच्छा, मैं कह सकता हूं ना कि ये एक परिवर्तनशील बल है। ये क्या है? परिवर्तनशील बल। मतलब एक ऐसी एनर्जी जो व्यक्ति की ऊर्जा को बदल दे, व्यक्ति की अवस्था को बदल दे, व्यक्ति की स्थिति को बदल दे। तो मैं कहूंगा कि ये कैसा बल है? ये परिवर्तनशील बल है कि नहीं है? मैं कह रहा हूं, देखो देखो, मैं किसके बारे में? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा कैसी है? कैसी है? कैसी है? कैसी है? काल्पनिक। जननी कौन है? इस अवस्था के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। फिर ये ऊर्जा परिवर्तन है, ये परिवर्तनशील बल है। ये कैसा बल है? परिवर्तनशील बल है। अच्छा, एक बात और बताओ, यदि आपको सीखना है, क्या करना है? सीखना है, तो सीखने का सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है? अरे सीखने का सबसे अच्छा मार्ग अभिप्रेरणा। मतलब अधिगम का सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है? मतलब कौन सा मार्ग? सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग। अरे ये कौन बता रहा है हमें? स्किनर कह रहा है। अच्छा, इसका मतलब इसको मैं कह सकता हूं ना, अभिप्रेरणा अधिगम का स्वर्ण पथ है। क्या है? स्वर्ण पथ। अच्छा, मैं इसको कह सकता हूं ना कि अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है। मुख्य चालक मतलब बहुत सारे ड्राइवर है, लेकिन इस जैसा ड्राइवर और कोई नहीं है। यदि आपको सीखना है तो कौन से ड्राइवर को लेकर आइए? अभिप्रेरणा को लेकर आइए। अच्छा, मैं इतना कह सकता हूं ना कि अधिगम के लिए अभिप्रेरणा इतनी जरूरी है, इतनी जरूरी है कि मैं इसको अनिवार्य आवश्यकता बोल सकता हूं। अधिगम यदि आपको करना है तो अनिवार्य रूप से आपको क्या होना पड़ेगा? मोटिवेट होना पड़ेगा। अनिवार्य आवश्यकता है। अच्छा, अनिवार्य आवश्यकता इसके बिना हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब इसका जिगरी एक नहीं है। अरे इसका जिगरी है ना, इसकी आत्मा है ना, इसका हृदय है ना, है कि नहीं है? भाई मैं कहूंगा अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय है, अभिप्रेरणा अधिगम की आत्मा है, अभिप्रेरणा अधिगम की अनिवार्य आवश्यकता है, अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है, अभिप्रेरणा अधिगम का स्वर्ण पथ है, और अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। कोई डाउट है क्या आपको? अब मान लीजिए आप मोटिवेट हो गए। क्या हो गए? मोटिवेट। आप मोटिवेट है, किसी कोई आपको आवश्यकता होगी, उस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए आप लोग क्या है? अभिप्रेरित है कि नहीं? आवश्यकता की पूर्ति के लिए अभिप्रेरित। आप मोटिवेट है, मोटिवेट है तो आप में एक विशेष प्रकार की एनर्जी काम कर रही है, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा काम कर रही है, एक विशेष प्रकार का बल, फोर्स काम कर रहा है। मतलब आपकी एक स्टेज अलग हो गई है, अब ऊर्जा परिवर्तन हो गया है आप में, और अब आप कार्य करने के लिए क्या है? तत्पर। कार्य करने के लिए क्या है? तत्पर। मतलब कार्य करने के लिए आप लोग है प्रेरित। अच्छा, इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है ना, इस प्रकार का व्यक्ति वो कभी भी रुकता नहीं है। मतलब अभिप्रेरित व्यवहार निरंतर होता है। क्या होता है? मैं कहूंगा अभिप्रेरित व्यवहार में क्या पाई जाती है? निरंतरता पाई जाती है। वो आराम नहीं करता है। अभिप्रेरित व्यवहार आराम है। अरे आराम करने का मतलब ये नहीं सोता नहीं है, इसका मतलब है कि वो लगातार अपने कार्य में जुटा रहता है। ये एक इसकी विशेषता है कि मोटिवेट जो है ना, यदि आप मोटिवेट होकर आए हैं ना, और आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोटिवेट है, तो जाहिर सी बात है कि आप रुकेंगे नहीं, बिना रुके थके आप लोग पढ़ते रहेंगे, लगातार निरंतर कार्य करते रहेंगे। अच्छा, अभिप्रेरित व्यवहार जो होता है ना, व्यवहार, वो अभिप्रेरित व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है। क्या होता है? लक्ष्य निर्देशित होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे बालक यहाँ है और ये बालक क्या है? मोटिवेट है। ये बालक मोटिवेट है, इसका लक्ष्य यहाँ है, तो ये बालक यदि मोटिवेट है तो निरंतर इस लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा, लगातार बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये केवल उसी दिशा में चलेगा। इसको कौन कहेगा? लक्ष्य कहेगा। डायरेक्शन कौन दे रहा है? लक्ष्य दे रहा है। इसका मतलब है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। मोटिवेट व्यक्ति होता है ना, उसका व्यवहार हमेशा कैसा होता है? लक्ष्य निर्देशित होता है, गोल ओरिएंटेड होता है। अच्छा, एक सवाल पूछा गया था कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, अभिप्रेरित व्यवहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अभिप्रेरित व्यवहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए दिया गया, अभिप्रेरित व्यवहार केवल चयनित क्रियाएं करता है। बी दिया गया, अभिप्रेरित व्यवहार समस्त क्रियाएं करता है। अभिप्रेरित व्यवहार क्रियाएं नहीं करता है। तीन ऑप्शन में से बताओ कौन सा? पहला? दूसरा? कितने लोग पहला मान रहे हैं? वेरी गुड। कितने दूसरा मान रहे हैं? कितने तीसरा मान रहे हैं?
बाकी बाकी ध्यान में नहीं थे, कहीं और कहीं लगे हुए थे, हैं? ध्यान नहीं दे रहे थे। अरे मेरी बात सुनिए, अभिप्रेरित व्यक्ति होगा ना, वो केवल वही क्रियाएं करेगा जो उसको लक्ष्य तक ले जाएगी, जो उसको लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। समस्त क्रियाएं नहीं करेगा। आप चयनित क्रियाएं करता है, सेलेक्टिव एक्शंस। सेलेक्टिव एक्शंस का मतलब है वो केवल वही कार्य करेगा जो उसको लक्ष्य में क्या होगी, सहायक होगी, लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगी। आप सोच के देखिए, आप मोटिवेट है ना पढ़ने के लिए, जो व्यक्ति जितना ज्यादा मोटिवेट होगा ना, जितना ज्यादा मोटिवेट, वो केवल पढ़ाई से संबंधित क्रियाएं ही करेगा। और जो जितना कम मोटिवेट होगा ना, वो बुआ जी की शादी में भी जाएगा, फूफा जी की शादी में भी जाएगा, वो दोस्त की शादी में भी जाएगा, वो गांव में कोई फंक्शन आ रहा है उसमें भी जाएगा, वो घूमने भी जाएगा, वो 2 दिन आराम भी करेगा, वो 3 दिन दोस्तों के साथ भी रहेगा, वो मूवी भी देखेगा, वो रील्स भी देखेगा, और वो कई बार कोचिंग भी मिस करेगा, कई बार कोचिंग मिस करके मेहरानगढ़ भी जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? रास्ते में किए जाने वाले जितने भी क्रियाएं तो बहुत सारी होती है, लेकिन उनमें से जो मोटिवेट होगा ना, वो केवल कौन सी करेगा, सेलेक्टिव, चयनित करेगा। वो केवल वही व्यवहार करेगा जो उसको लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होता है। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब अभिप्रेरित व्यक्ति कैसी क्रियाएं कर रहा है, चयनित क्रियाएं कर रहा है। कैसी क्रियाएं कर रहा है, चयनित क्रियाएं। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अभिप्रेरित व्यवहार जो होता है ना, उसका कौन सा पक्ष ज्यादा उग्र दिखाई देता है आपको? क्रियात्मक, ज्ञानात्मक या भावात्मक? मोटिवेट जो होता है ना, मोटिवेशन, मोटिवेट व्यक्ति का भावात्मक, फीलिंग्स, भाव, इमोशन ज्यादा मजबूत होते हैं, ज्यादा उग्र होते हैं। भाई मोटिवेट हो गया तो ये थोड़ी कि ज्ञानात्मक पक्ष उग्र हो गया, वो बस ज्ञान ही ज्ञान फेंकते जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, क्रियात्मक भी नहीं है उसका। कौन सा? भावात्मक। वो जो मोटिवेट व्यक्ति होता है ना, वो मोटिवेट व्यक्ति केवल और केवल बात ही करेगा ना, तो वो कौन सी करेगा, लक्ष्य के लिए करेगा, दूसरी चर्चा नहीं करेगा यहाँ बेटा बेटा। उसके फीलिंग बहुत मजबूत होती है, उसके संवेग बहुत मजबूत होते हैं उस कार्य को लेकर। इसका मतलब उसका कौन सा पक्ष ज्यादा उग्र होता है? उग्र तो सभी होते हैं, क्योंकि वो कार्य भी केवल उससे संबंधित कर रहा है, बातें भी उससे संबंधित कर रहा है, और संवेग भी उसके उससे संबंधित ही होते हैं। तीनों होते हैं, लेकिन ज्यादा अत्यधिक होता है, मतलब वो थोड़ा सा सीमा से ज्यादा चला जाता है, या तीनों में तुलना में ज्यादा चला जाता है। हो गया क्या? समझ जाएंगे? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार है, कैसा है, कौन सी क्रियाएं करता है, और निरंतरता पाई जाती है, और भावात्मक व अत्यधिक उग्र होता है, आंतरिक शक्ति है, अमूर्त होती है, मानसिक है, काल्पनिक है, जननी आवश्यकता है, कार्य करना, ऊर्जा परिवर्तन, परिवर्तनशील बल। छापो, विशेषताएं, हेडिंग लगाओ, विशेषताएं। किसकी विशेषताएं लिख रहे हैं हम? अभिप्रेरणा की, है ना? लिखो, अभिप्रेरणा की जननी आवश्यकता होती है। 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 हो गई? दूसरा लिखो। अरे उबासी से उबासी तो आती है, छींक से छींक कब आने लग गई? अभिप्रेरणा की जननी, नेक्स्ट लिखो। अभिप्रेरणा का सामान्य अर्थ, अभिप्रेरणा का सामान्य अर्थ व्यक्ति की ऐसी अवस्था से है। अभिप्रेरणा का सामान्य अर्थ व्यक्ति की ऐसी अवस्था से है जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है।
ऐसी अवस्था से है जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट लिखो। क्या लिखोगे? हाँ? तो तुम तो ज्ञान दे रहे हो ना मुझे, ये लिखेंगे वो लिखेंगे, लिख लो तो। मैं बोलूं वैसे लिखो, ज्यादा ठीक रहेगा ना, क्योंकि यदि यहाँ कोई गलती भी हुई है तो वो सुधर जाएगी। लिखो। लिखो अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा बालक की आंतरिक ओब्लिक मानसिक शक्ति है। एक ही बात है ना, बालक की कर लो, व्यक्ति की कर लो, बालक की आंतरिक ओब्लिक मानसिक शक्ति है। समझ गए? नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो, ये अमूर्त होती है, ये अमूर्त होती है। नेक्स्ट लिखो, ये काल्पनिक अवस्था है, ये काल्पनिक अवस्था है, काल्पनिक अवस्था है। कौन सी अवस्था है? काल्पनिक अवस्था है। नेक्स्ट लिखो, ये व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन है, ये व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन है। हैं? क्या होता है? अधिगम बाह्य होता है? होता है क्या पता नहीं, विशेषताएं देखनी पड़ेगी अधिगम की। अधिगम की विशेषताएं देखो, अधिगम की विशेषताओं में है क्या कहीं? अधिगम की विशेषताओं में हमने लिखा है कि अधिगम प्रत्यक्षता अवलोकित नहीं किया जा सकता है, इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है, इसका केवल अनुमान लगाया जा सकता है, प्रत्यक्षता अवलोकित नहीं होता है। केवल अधिगम के कारण जो निष्पादन होता है ना, उसको देखा जा सकता है। अधिगम के कारण जो निष्पादन हुआ है ना भाई, अधिगम हो गया, सीख गया, वो दिखाई नहीं देगा। अधिगम की जो परफॉर्मेंस करेंगे ना, वो उसका परिणाम दिखाई देगा। और यही काम अभिप्रेरणा में होता है। अभिप्रेरणा आंतरिक होती है, दिखाई नहीं देगी, और अभिप्रेरणा के कारण जो बालक कार्य करेगा ना, वो कार्य दिखाई दे देगा। लिखो, क्या लिखा है आपने? ये व्यक्ति में ऊर्जा परिवर्तन है। नेक्स्ट लिखो, ये परिवर्तनशील बल है, ये परिवर्तनशील बल है, मतलब बदलने वाला ना, ये परिवर्तनशील बल है। परिवर्तनशील बल है ना। वैसे आज शनिवार भी है, हो सकता है ऊर्जा परिवर्तन हो जाए। लिखो हैं? अच्छा, ऊर्जा परिवर्तन वाले निकल लिए? नहीं नहीं, जिनको ऊर्जा परिवर्तन की आवश्यकता रहती है वो व्यवस्था कर लेते हैं, कार्य को बाधित नहीं होने देते हैं। लिखो, अरे भोली भाली बच्चियों, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? है ना? नहीं आ रहा? वो शनिवार है ना, इसलिए आराम से मूवी वूवी देख के सोते हैं, मतलब ऊर्जा परिवर्तन है। अरे हल्दी की सब्जी, मतलब आपको पता भी लग गया? नहीं, उससे पहले और भी है। लिखो लिखो लिखो,
क्या लिखा है? ये परिवर्तनशील बल है। कितना मजा आता यदि रोज ही शनिवार होता है। नेक्स्ट लिखो, अभिप्रेरित व्यक्ति में, अभिप्रेरित व्यवहार में, अभिप्रेरित व्यवहार में निरंतरता पाई जाती है। अभिप्रेरित व्यवहार में निरंतरता पाई जाती है। इसका मतलब शनिवार को इंतजार करने वाले लोगों में लोग मोटिवेट नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें निरंतरता नहीं होती है। नहीं, निरंतरता होगी तो, हाँ, इसमें अभिप्रेरित व्यवहार में निरंतरता पाई जाती है। निरंतरता पाई जाती है। नेक्स्ट लिखो, अभिप्रेरित व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है। अभिप्रेरित व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है। लक्ष्य निर्देशित होता है, मतलब गाड़ी बीच में नहीं रुकती है। लक्ष्य निर्देशित होता है। नेक्स्ट लिखो, वापस नहीं, अभिप्रेरित व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है। नेक्स्ट लिखो, अभिप्रेरित व्यवहार केवल चयनात्मक क्रियाएं करता है। अभिप्रेरित व्यवहार केवल चयनात्मक क्रियाएं करता है। चयन करता है कि नहीं करता है? अभिप्रेरित व्यवहार केवल चयनात्मक क्रियाएं करता है। चयनात्मक क्रियाएं करता है। नेक्स्ट लिखो, इसमें हाँ, इसमें मतलब अभिप्रेरणा में, इसमें अभिप्रेरणा में। छोरा, मतलब ठेके से दूर आने ही नहीं देगा तू अभिप्रेरणा को, हैं? ये पीछे वाले भी तो इंतजार कर रहे हैं। लिखो, इसमें व्यक्ति का भावात्मक पक्ष अत्यधिक उग्र होता है। इसमें व्यक्ति का भावात्मक पक्ष अत्यधिक उग्र होता है। हो जाता है ना? फीलिंगनेस बातें नहीं कर, फीलिंगनेस बातें करता है वो, फीलिंगलेस नहीं करता है। वो कहता है तू मेरा भाई है, बस बाकी मैं कुछ नहीं जानता हूं, तू मेरा भाई है और मैं भाई के लिए जान दे सकता हूं। बस भाई तू तो बोल क्या चाहिए तुझे। बोले बस कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ नहीं चाहिए तो मुझे एक और दिलवा दे। हाँ? गाड़ी भाई चलाएगा। आज गाड़ी चलाइए क्या? मुझे लगता नहीं है, अभी अनुभव है क्या? नहीं है ना? है? बोलने से क्या होगा, तो चलानी तो पड़ेगी ना। लिखो, अभिप्रेरणा। नेक्स्ट लिखो, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा अधिगम का, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग, सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग, ओब्लिक लगा के लिखते जाना, स्वर्ण पथ, स्वर्ण पथ, मुख्य चालक, अनिवार्य आवश्यकता, मुख्य चालक, अनिवार्य आवश्यकता, आत्मा,
आत्मा हृदय कहलाता है, कहलाती है ना, अभिप्रेरणा फीमेल है, कहलाती है। क्लियर? ये मैंने आपको अभिप्रेरणा की विशेषताएं बता दी है, शायद आप लोग सही कर पाएंगे। ठीक है, अब पहले नहीं फेंकना है। मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको जिसके ऑप्शन ये लिखे हुए हैं। क्वेश्चन है अभिप्रेरणा है, फेंकना नहीं है। ऑप्शन ए है साधन, ऑप्शन बी है साधे, ऑप्शन सी है दोनों। देख लिया ना ऑप्शन? आवाज नहीं करनी है तो बातचीत नहीं करनी है। ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी, सी पे कौन है? दो चार लोग ही, कोई नहीं है। बाकी वाले? अरे तो फिर मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे क्यों बकवास करवा रहे हो? जब तुम जवाब ही नहीं देना चाहते हो, ना तुम्हें जवाब आता है, ना तुम सोच पा रहे हो। अरे वो आपके राजवीर सर का हिस्ट्री का होगा, हिस्ट्री का सिलेबस पूरा नहीं हुआ? नहीं हुआ है बेटा, चेतन नहीं हुआ है। तू कल से परेशान है, नहीं हुआ है? नहीं हुआ, हो जाएगा अभी, है ना? राजवीर सर अभी जिंदा है, हो जाएगा। हैं? कब की वापस आ जाएगी? तो आप कहो तो इसको बंद करते हैं, वो ले आए। सभी चीजें एक साथ नहीं हो सकती है, सभी चीजें एक साथ नहीं होती है। देखो, व्यक्ति का जन्म, उसकी सगाई, उसकी शादी, उसके बच्चे और उसकी मृत्यु और उसका मौसर एक साथ कभी नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है ना, अलग अलग समय होता है। चलो ऑप्शन, अच्छा हाँ दो जवाब, दो तुम। अरे ऑनलाइन वाले दे रहे हैं। अभिप्रेरणा मोटिवेशन, अच्छा दोबारा बताओ यार, मुझे हाथ सही ढंग से दिखाई नहीं दिया। ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी, बहुत अच्छा। ऑप्शन सी, कोई नहीं है। हो, बहुत बढ़िया। अच्छा अब थोड़ा थोड़ा, कोई आवाज नहीं करेगा, आवाज नहीं करेगा। हाँ, किस आधार पे? कोई लॉजिक तो है ना पीछे, मतलब जैसा भी है एजुकेशन, तुक्का। तो जब इतना पढ़ाने के बाद भी तुक्का लगाया जाएगा तो साधन का मतलब नहीं समझते हो क्या? अरे छोरा रुक जा, जाने वाले तेरी तो याद आएगी, तू तो जा। मैं तो बोलने वाले को कह रहा हूं। हाँ ऐसे ही, नेगेटिव मार्किंग नहीं, बात ये नहीं नेगेटिव मार्किंग है, दिमाग तो नेगेटिव चला ना। ये कह रहा हूं मैं, समझाया हूं मैंने, इस चीजों को समझाया है। मोटिवेशन क्या है? साधन मतलब समझते हो ना, माध्यम। साध्य मतलब समझते हो, लक्ष्य, टारगेट। आपका लक्ष्य क्या है? नौकरी लगना है ना, नौकरी लगने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना। अच्छा, नौकरी लगने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? मोटिवेट होकर पढ़ना। मतलब मोटिवेशन आपको पढ़ने के लिए बहुत अच्छा सहयोग कर सकती है ना। लेकिन क्या आपका टारगेट इतना ही है कि मोटिवेट होना? नहीं है ना। यदि साध्य होता, मतलब लक्ष्य होता, अभिप्रेरणा, आपका अभिप्रेरित होना यदि लक्ष्य होता, तो हम लोग पढ़ाते थोड़ी, मोटिवेट करते हैं आपको। रोजाना मोटिवेट स्पीकर बुलाते अलग अलग, और आपको क्या करते? मोटिवेट। और रोजाना वो शायरियान, वो कहानियान, वो गीतन, कविताएं, वो सारे चीड़ देंगे, फाड़ देंगे, ऐसा कर देंगे पेपर की। हाँ समझ रहे हैं? मोटिवेट ही करते ना आपको, बिल्कुल। मतलब आपको बिल्कुल टूंपा देके भेजते पूरा यहां तक। हाँ बोले मोटिवेट है पूर्णतः। और भावात्मक पक्ष अत्यधिक उग्र होता कि बस
अच्छा मुझे बताओ, मोटिवेशन तो केवल एक साधन है। आप ग्रेड 3 तक पहुंचना चाह रहे हो ना, तो उस बस का नाम है मोटिवेशन। क्या नाम है? मोटिवेशन उस बस का नाम है। उस बस में बैठ के आप जाएंगे ना, तो आगे आपको लक्ष्य मिलेगा। वो बस लक्ष्य नहीं है। अरे साधन की बात कर रहा हूं मैं, कर रहा हूं माध्यम की बात कर रहा हूं कि अभिप्रेरणा तो एक क्या होती है? साधन। अपना लक्ष्य तो नौकरी लेना है, लक्ष्य तो याद करना है, लक्ष्य तो पढ़ना है। क्या है? अधिगम करना है। और अधिगम कैसे होगा? उसके लिए अलग अलग साधन होंगे। उनमें सबसे अच्छा साधन कौन सा है? अभिप्रेरणा है। समझ गए ना? लिख लो एक नीचे लाइन। अभिप्रेरणा साधन है। अभिप्रेरणा साधन है, न कि साध्य। अभिप्रेरणा साधन है, न कि साध्य। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। आगे लिखना नहीं है, केवल देखना है। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है रे? दो प्रकार की होती है। एक कौन सी? दूसरी कौन सी? एक तो सकारात्मक और दूसरी है? रहने दे। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक, दूसरी। अच्छा बताओ, सकारात्मक अभिप्रेरणा पॉजिटिव होती है और नकारात्मक नेगेटिव। इसके अलावा बताओ। बताओ। सकारात्मक। अरे अनुमान तो लगाओ। जो पॉजिटिव कार्य करने के लिए प्रेरित करे वो तो सकारात्मक, और जो नेगेटिव कार्य करने के लिए प्रेरित करे वो नकारात्मक। यही होगा इस तरीके से। मतलब जो बालक को चोरी करने के लिए प्रेरित करे वो नकारात्मक, और बालक को पढ़ने के लिए प्रेरित करे और कच तो बता। जो अधिगम की दर को बढ़ाए वो सकारात्मक, और जो अधिगम की दर को कम कर दे। फिर मोटिवेशन किस बात का, जब कम ही कर रहा है तो? मोटिवेशन तो हमेशा बढ़ाता है। मोटिवेशन तो हमेशा बढ़ाता है ना। थोड़ी देर के लिए शांत रह जाओ। कोई मिनक आए ना घर में तो काय कोई नहीं करते हैं, उनको औकात नहीं दिखाते हैं अपनी।
हाँ, यस। वेरी गुड। भाई सकारात्मक में तो आप लोग क्या करते हैं, उसे कोई पुरस्कार देते हैं, और नकारात्मक में उसे दंड देते हैं, उसके मोटिवेट करते हैं। वेरी गुड, आप बताओ। हाँ, हाँ, लेकिन अभिप्रेरणा तो होती है ना। अच्छा, मुझे एक उदाहरण दे दोगे आप, किसको मान्यता प्रदान नहीं करता है ऐसी कोई अभिप्रेरणा? हाँ, चोरी कर। वेरी गुड। और किसी के कोई विचार? यदि पूरे हो गए तो मैं मेरे दे दूं। सुनिए मेरी बात। अरे ये कौन है रे, ये कौन है, ये कौन है जो चौधर पीछे कर रहा है? हाँ, क्या हो गया? तो उन सबको क्या समझा रहा था? अभी मैं फिर कहूंगा कि तू बाहर जा, नुकसान हो जाएगा, मतलब नहीं रहेगा। समझ ले यार, तो इनके पीछे छुपा हुआ है, इसका मतलब ये थोड़ी है तो बदमाशी कर लेगा। हाँ, सुनिए मेरी बात। कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ऐसी अभिप्रेरणा जो स्वतः ही उत्पन्न होती है ना, वो सकारात्मक होती है, और जिसको बाह्य कारकों द्वारा उत्पन्न करवाया जाता है ना, वो नकारात्मक होती है? अब मैं बताऊं तो सुनिएगा। अच्छा, इस अभिप्रेरणा को आंतरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक बोलते हैं। इस अभिप्रेरणा को बाह्य बोलते हैं। उत्पन्न तो बालक के अंदर ही हो रही है। उत्पन्न तो कहां हो रही है? ध्यान से सुनिएगा, उत्पन्न तो बालक के अंदर ही हो रही है, बालक ही कर रहा है उत्पन्न। लेकिन एक तो बालक को किसी ने कुछ नहीं कहा, स्वतः ही उत्पन्न कर रहा है अपने आप ही। और एक बालक को बाह्य कारकों से प्रेरित किया गया है, बाह्य कारकों से प्रेरित किया गया। जैसे उदाहरण दूं, जैसे भोजन करने की अभिप्रेरणा, भोजन करना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, भोजन के कारण भूख लगेगी कि नहीं लगेगी उसे? और भूख लगेगी तो वो मोटिवेट होगा कि नहीं होगा? मोटिवेट होगा। मोटिवेट होगा तो खाना खाएगा, भोजन करेगा। उसके 6 घंटे बाद उसके फिर उसे मोटिवेट करना पड़ेगा। उसे जाकर ये कहेंगे कि बेटा देख, खाना खा ले, खाने का टाइम हो गया है, भूख लगवा ले, हैं? कहना पड़ेगा क्या? अरे स्वतः ही प्रेरित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और मैं आपको आकर कहूं कि पढ़ लो, आप पढ़ोगे ना तो मैं आपको ये 100 रुपए इनाम के दूंगा। आप में मोटिवेशन तो आप में ही उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसके लिए पीछे कारक जिम्मेदार कौन सा है? बाह्य कारक है। समझ पाए मेरी बात को? सकारात्मक को बोलते हैं आंतरिक, और नकारात्मक को बोलते हैं बाह्य। आंतरिक मतलब होता है इंटरनल। क्या होता है? इंटरनल। और बाह्य मतलब होता है एक्सटर्नल। अब बात क्लियर है क्या? एक आंतरिक और एक बाह्य। देखो इधर भी आ गया, जो नैतिक कार्यों के लिए सकारात्मक तो अनैतिक कार्यों के लिए नकारात्मक नहीं। मोटिवेशन 2 ही प्रकार की होती है, या तो स्वतः उत्पन्न हो सकती है या बाहर से उत्पन्न की जा सकती है। अच्छा, इसमें एक मैं बताऊं आपको ध्यान से, इसका एक महत्वपूर्ण पार्ट, इनमें से ज्यादा मजबूत कौन सा होता है? सकारात्मक या नकारात्मक? अच्छा, मोटिवेशन वही है ना जो किसी कार्य को शुरू करवाती है, उसके बाद जारी रखती है, उसके बाद लक्ष्य तक पहुंचाती है। जो बालक सकारात्मक अभिप्रेरणा से प्रेरित होता है ना, वो कार्य को जारी करता है, वो कार्य को शुरू करता है, जारी करता है, और निश्चित रूप से लक्ष्य तक पहुंचता है। लेकिन नकारात्मक अभिप्रेरणा व्यक्ति में कार्य की शुरुआत तो करवा सकती है, जारी भी रख सकती है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचाए यह आवश्यक नहीं है। समझ पा रहे ना? यह आवश्यक, जो आप में से स्वतः प्रेरित होकर आया ना, स्वतः प्रेरित होकर आया है, जिसको किन्हीं बाह्य कारकों ने प्रेरित नहीं किया है कि यार नौकरी लग जाएंगे तो थोड़ी समाज में इज्जत हो जाएगी, नौकरी लग जाएंगे तो 80,000 रुपये महीने के आएंगे, अपने एक काम करेंगे, अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे, एक प्लॉट लेंगे, नौकरी लग जाएंगे तो समाज वाले ताने नहीं देंगे। कई ये बाह्य कारक है, ये आंतरिक नहीं है। ये सारे के सारे कौन से कारक है? बाह्य कारक है। जो स्वतः प्रेरित होकर आया ना, स्वतः प्रेरित होकर, जिसको कि बस मुझे तो क्या करना है? पढ़ना है और नौकरी
लगना है और आगे बढ़ना है। इसका मतलब वो तो लक्ष्य ले जाएगा, लेकिन जो नकारात्मक अभिप्रेरणा से प्रेरित होकर आया ना, वो आवश्यक नहीं है कि उसको लक्ष्य प्राप्त हो। घर वालों ने कहा होगा या किसी ने कहा होगा, या पड़ोसी नौकरी लगा होगा, किसी का ऐसा भी हुआ है पड़ोसी नौकरी लगा या कोई रिश्तेदारी में लगा, तो वो मोटिवेट हुआ। वो क्या हुआ? मोटिवेट। मैं उससे कम हो गया और वो मोटिवेट होके यहाँ आ गया। अब ये किताबें विताबें इतनी खरीदी, इतना सिलेबस देखा, और फिर लगा कि यार गलती हो गई, दिल गलती कर बेटा। हैं? ये ये क्या है? ये नकारात्मक अभिप्रेरणा। समझ रहे हैं मेरी बात को? सकारात्मक अभिप्रेरणा वह जो बालक में स्वतः उत्पन्न होती है और उसे प्रेरित बालक निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति करता है। लेकिन नकारात्मक अभिप्रेरणा वह जो स्वतः उत्पन्न नहीं कि नहीं बाह्य कारकों द्वारा उत्पन्न की जाती है, जैसे पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, लोभ, लालच, ये सारे नकारात्मक अभिप्रेरणा के प्रेरक होते हैं। लेकिन इनसे व्यक्ति कार्य शुरू तो करता है, लेकिन कार्य का अंत तो यह आवश्यक नहीं होता है। पिछली बार एक सवाल पूछा गया था कि नकारात्मक अभिप्रेरणा किसी कार्य की शुरुआत है, तो सकारात्मक अभिप्रेरणा अपने आप में अंत है। अपने आप में फिर खालिस्तान देके नीचे ऑप्शन लिख रखे थे, शुरुआत, जारी रखना, अंत, ऐसे लिख रखा था। यह कह रहा है कि यदि नकारात्मक अभिप्रेरणा किसी कार्य की शुरुआत है, उसका अंत होना जरूरी नहीं है। लेकिन सकारात्मक अभिप्रेरणा तो अपने आप में ही क्या है? इसका मतलब मोटिवेट हुए ना, तो मोटिवेट हो गए तो जब तक लक्ष्य नहीं मिलेगा ना, जब तक वो प्रेरणा खत्म नहीं होगी, और लक्ष्य मिलेगा ही मिलेगा। समझ पाए मेरी बात को? लिखो, आपने लिखा अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। नंबर एक लिखो, आंतरिक सकारात्मक, लिखा ये भी लिख लो ओब्लिक लगा के, सकारात्मक ओब्लिक आंतरिक। कोष्टक में लिखोगे इंटरनल। लिखो ऐसी अभिप्रेरणा, ऐसी अभिप्रेरणा जो बालक में स्वतः उत्पन्न होती है। ऐसी अभिप्रेरणा जो बालक में स्वतः उत्पन्न होती है। ऐसी अभिप्रेरणा जो बालक में स्वतः उत्पन्न होती है। जो बालक में स्वतः उत्पन्न होती है। इस प्रेरणा से प्रेरित व्यक्ति, नेक्स्ट लाइन में लिखो, इस प्रेरणा से प्रेरित व्यक्ति निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति करता है। निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति करता है। निश्चित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति करता है। व्यक्ति करती है नहीं होती है, व्यक्ति करता है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट इसी में एक लाइन लिखनी है।
लिखो अनिवार्य आवश्यकताओं की अभिप्रेरणा। अनिवार्य, इसी में लिखनी अगली लाइन, अनिवार्य आवश्यकताओं की अभिप्रेरणा। अनिवार्य आवश्यकताओं की अभिप्रेरणा। अनिवार्य आवश्यकताओं की अभिप्रेरणा इसी में सम्मिलित की जाती है। अनिवार्य आवश्यकताओं की अभिप्रेरणा इसी में सम्मिलित की जाती है। इसी में सम्मिलित की जाती है। लिखो नंबर 2, नकारात्मक। नकारात्मक, इसमें क्या लिखोगे? लिखो यह बालक में, नकारात्मक को एक्सटर्नल बोलते हैं ना, बाह्य एक्सटर्नल। यह बालक में स्वतः उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि बाह्य कारकों द्वारा उत्पन्न करवाई जाती है। उत्पन्न करवाई जाती है, जैसे प्रशंसा, पुरस्कार, दंड, सम्मान, लोभ, लालच आदि। हो गया क्या? नेक्स्ट लाइन में लिखो, इस प्रेरणा से, अरे आवाज मत करो तुम, बाह्य में लिखना है, इस प्रेरणा से प्रेरित व्यक्ति कार्य की शुरुआत तो कर सकता है, कार्य की शुरुआत तो कर सकता है, लेकिन कार्य की शुरुआत तो कर सकता है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचे यह आवश्यक नहीं होता है। लक्ष्य तक पहुंचे यह आवश्यक नहीं होता है। अब यदि तुम शांत रहो तो मैं एक दो सवाल पूछ लूं तुम्हें, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए, और यदि तुम हाँ उल्लड़ करो तो मैं ढूंढूं नहीं उन्हें। हाँ सुनेगा, पूछ रहा हूं ना, एक बार में ढंग से सुन लेना है, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, बार बार नहीं बोला जाएगा।
इसमें कंफ्यूज क्या हुआ भाई? तुम पर्चियां भेज रहे हो ना, तुम्हें मैं ये बताऊं, देखो पर्ची भेजने का मतलब क्या होता है। पर्ची इसलिए भेजो ताकि उसका उत्तर आपको आए नहीं, समझ पा रहे हो? जिसका उत्तर आपको मिल रहा है उसकी पर्ची भेजने का मतलब तो ये होता है कि भाई आप देखना चाह रहे हो कि मुझे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हैं? भाई बात तो यही है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट के पास ऐसा कोई सवाल ही नहीं होता है जो उसको आए नहीं सवाल हो। स्टूडेंट के पास केवल वही सवाल होता है जो उसको आता है। जो कंफ्यूज, इसमें देखो कंफ्यूज भी लिख कर भेजा करो कि सर इसमें ये दे रखा है, मुझे ये लग रहा है, कारण इसका ये है। इस सवाल का जवाब तो आपको किताब में कहीं मिल जाएगा। क्या वजह क्या हुई इस सवाल को पूछने का कारण? मुझे तो ये बता दो कि इस सवाल को पूछने का कारण क्या है। सवाल है कि गेने की अधिगम सोपानिकी के अंतर्गत अधिगम के व्यवहारात्मक पक्ष का उच्चतम चरण है। गेने की अधिगम सोपानिकी के अंतर्गत अधिगम के व्यवहारात्मक पक्ष का उच्चतम चरण है। ऑप्शन ए श्रृंखला अधिगम, ऑप्शन बी समस्या समाधान, ऑप्शन सी संकेत, ऑप्शन 4 यानी डी शाब्दिक साहचर्य। इसको पूछने वाला, मैं बुरा नहीं मान रहा हूं इस बात को लेकर, इसको पूछने वाला व्यक्ति कौन है? कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। आप ही नहीं पूछा क्या? आप नहीं पूछा क्या? समझ नहीं आया उत्तर क्या है इसका? हाँ हाँ उत्तर, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया उत्तर क्या है इसका? शाब्दिक साहचर्य है। क्यों? वो जब मैं पढ़ा रहा था तब आप क्या कर रहे थे? यहीं थे? मैं वापस वीडियो चला के दिखाऊं या मैं वापस वीडियो दोबारा चला के दिखाऊं जब मैं दोपहर को पढ़ा रहा था? अरे सुनो मेरी बात, सुनो। मैंने बताया कि 4 नीचे वाले हैं ना, वो तो है संवेदी पेशी अधिगम, और 4 ऊपर वाले हैं ना, वो है पेशी संवेदी अधिगम। बताया नहीं? बताया? संवेदी अधिगम को व्यवहारवादी अधिगम नहीं कहते हैं, उसको संज्ञानात्मक नहीं कहते हैं। इसका मतलब मैंने कहा नीचे वाले चारों व्यवहारवादी है और ऊपर वाले चारों कैसे हैं? संज्ञानवादी। ये कह रहा है कि व्यवहारवादी का उच्चतम कौन सा है? कौन सा हो गया? शाब्दिक साहचर्य। और 2-3 बार जोर देके और बताया है, 2-3 बार इस बात पे बल और दिया है मैंने। अरे लिखा हुआ नहीं है, सारी चीजें लिखी हुई नहीं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो इसमें लिखा हुआ है वैसे का वैसे एग्जाम में आ जाए, नहीं आएगा। लेकिन एग्जाम से बाहर नहीं आएगा। यदि नीचे वालों को तुम अब संज्ञानवादी लिख रहे हो ना, तो तुम्हें अगली साल और आना पड़ेगा। मैं इतनी बकवास कर रहा हूं, पावलोव थॉर्नडाइक नहीं कर रहा हूं क्या? यार पता नहीं कॉमन सेंस कहां चला गया तुम लोगों का। देखो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। आपको कहीं लग रहा होगा यार सवाल पूछने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 5 मिनट की कमाई हो गई मुझे, हो गई कि नहीं हो गई? 5 मिनट की मुझे इनकम हुई, क्योंकि ये सवाल नहीं आता तो ये 5 मिनट कम लगते इस बैच में। लेकिन बात ये नहीं है, बात मैं आपकी कॉमन सेंस पर चिंतित हूं। बात ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि इसी प्रकार से आगे चलता रहा तो एग्जाम तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, मतलब लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दो, चीजों को थोड़ा सा डाइवर्ट करो, कॉमन सेंस के अनुसार थोड़ा सा खोल लो उसे। थोड़ा सा क्या करना होगा? खोलना पड़ेगा कि उसने क्या लिखा दिया, ये पूछ क्या रहा है। व्यवहारात्मक पक्ष का मतलब सीधा था कि भाई व्यवहारवादी अधिगम है, उसका सबसे उच्चतम चरण कौन सा है? तो शाब्दिक साहचर्य। मैं इस बात को नेगेटिव नहीं ले रहा हूं और आपको भी नहीं लेनी है, लेकिन मेरा मतलब यह है कि हम लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस तो काम में लें। भाई मैं पढ़ाते वक्त मेरे ख्याल से, मुझे जहां तक याद है, मैंने 3-4 बार बताया था ये बात कि नीचे वाले 4 व्यवहारवादी अधिगम है, पेशीय अधिगम वाले हैं, और ऊपर वाले 4 संवेदी अधिगम है। ठीक है ना? चलिए अब सवाल सुनो। हाँ सुन रहे हैं ध्यान से? सोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है, घुमा रहा है आपको।
क्योंकि उसको पता है कि यदि सीधा सीधा इसे शब्द दे देंगे, थोड़ा एक उल्टा शब्द दे दो, उतने में गड़बड़ कर देंगे। रोहन यानी सोहन, रोहन तो आप फिर मुश्किल से सुनोगे, सोहन ज्यादा अच्छा सुनोगे। सोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है, क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। क्या घटित हुआ, समझ में नहीं है? दोबारा समझाता हूं। सोहन बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की किताब पढ़ रहा है, जो लेटेस्ट में आई है, क्योंकि वह ये इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। निम्न में से वह किस प्रकार की अभिप्रेरणा से प्रेरित है? फेंकना नहीं है। ऑप्शन ए केवल आंतरिक अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी केवल बाह्य अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी आंतरिक और बाह्य दोनों, ऑप्शन डी न तो आंतरिक से और न बाह्य से। सोच लो एक बार आराम से। हो गया? ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन बी, बहुत अच्छा। ऑप्शन सी, हाँ देखो चारों ओर, कोई नहीं है, संकट है। हाँ, ऑप्शन डी, कोई नहीं। अब जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया उनको समझ नहीं है। अब समझ नहीं आया तो मैं एक एक उदाहरण, क्योंकि एक नियम के उदाहरण हजारों होते हैं। अब अगले ने उदाहरण चेंज कर दिया तो फिर कोई इलाज नहीं। अब सुनिए मेरी बात को। आपको मैं हमेशा कहता हूं कि आदमी को मूवी भी देखनी चाहिए। ये जो मनोवैज्ञानिक जिसने एग्जामिनर ने पेपर बनाया है ना, वो मूवी देखता है, वैसा ही बना दिया। अब मेरे जैसा एग्जामिनर तो पुष्पा 2 का बनाया वो। जिसने ये बाहुबली मूवी देखी है ना, इसके बारे में जानता है ना, देख के नहीं मतलब इसके बारे में जानता है ना थोड़ा बहुत भी, यदि इसका ट्रेलर भी देखा है ना, तो भी वो ये सवाल हल करेगा इसमें ये। और नहीं तो यदि किसी के पास कॉमन सेंस है तो ये कह रहा है, ये जब सवाल पूछा गया ना, उस समय बाहुबली मूवी रिलीज हुई थी, उस समय आई थी, तब इसने कहा कि चूंकि बाहुबली मूवी आई थी ना, तो उसमें बाहुबली में अब इसके साथ, बाहुबली के साथ आगे क्या होगा उसको बताया गया कि अब नेक्स्ट सीजन में दिखाएंगे। इसका मतलब दूसरी बाहुबली आएगी। दूसरी बाहुबली शूटिंग होने में साल भर का समय लग जाएगा। और रोहन मूवी देख के आया है, अब उसे रुका नहीं जा रहा है कि इसके साथ आगे क्या हुआ, इसलिए वो मार्केट में जाके किताबें खरीद रहा है। क्या कर रहा है? नवीनतम बोले लेटेस्ट किताब कौन सी आई, वो लेटेस्ट किताब खरीद के पढ़ रहा है, ताकि उसको पता लग सके कि उसके परिवार के साथ क्या हुआ है। बताओ कौन सा मोटिवेशन है? आंतरिक मोटिवेशन है। कैसा है? बाह्य नहीं है। कैसा है? आंतरिक मोटिवेशन है। समझ गए क्या बात को? आंतरिक मोटिवेशन ही हुआ ना इस प्रकार का। बताओ, ऐसे सवाल आएंगे। और पूछता हूं एक, आपकी दया देखकर मैं लगा कि एक और पूछ लेना चाहिए इनको। आप कह रहे हैं कि सर एक बार तो गलत हो गया, अब दोबारा कभी भी नहीं होगा। हाँ, एक सवाल लिखो, एक सवाल लिखो, फटाफट से लिखो। देखें, लिखो कथन, कथन और कोष्टक में लिखो ए फॉर एप्पल, लिख दिया। कोष्टक में लिखना है ए को, और अब आगे डेस लगा के लिखना है। लिखो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। अब नीचे लिखो कारण, और कोष्टक में क्या लिखेंगे? आर। कुछ भी लिख लो भाई, संकेत होना चाहिए, लेकिन आर लिख देंगे, रीजन ज्यादा सही रहेगा। और अब डेस लगा के लिखो, कोष्टक में लिखो बेटा, कोष्टक में। हाँ,
ऐसे सवाल नहीं देखे क्या आपने कभी? देखे ना, कथन और कारण वाले। रीजनिंग में नहीं, जीके में। हाँ लिखो, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है। अभिप्रेरणा अभिप्राय, अभिप्राय मतलब तात्पर्य, मतलब अर्थ। अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है, और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। अब इसका ऑप्शन लिखो ए। विकल्प लिखो ए। इसमें लिखो ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। दूसरा लिखो, ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, आर सही है। तीसरा लिखो, ए और आर दोनों गलत है। चौथा लिखो, ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सही व्याख्या नहीं करता है। सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन ई लिखो। मैं आपको एक स्वरूप समझा रहा हूं ढंग से। ऑप्शन ई लिखो, ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, एवं आर ए की सही व्याख्या करता है। सही व्याख्या करता है। देखो आजकल आपको पता है इन प्रकार के सवालों का ट्रेंड है। आज वाले सीटेट में 5 सवाल थे ऐसे। साइकोलॉजी के पेपर की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे 5 सवाल थे कथन और कारण वाले। आपस में चर्चा नहीं करनी है, नहीं तो सवाल पूछने का सेंस खत्म होता है। एक सवाल आपको दिया गया है ना, आप लोग इसको साइलेंट तरीके से इस पर टिक लगा लीजिए, पढ़ के आराम से। फिर मैं बताता हूं इन सवालों को क्या मतलब होता है। कुछ स्टूडेंट को तो ये समझ में नहीं आएगा कि आर ए यह है क्या, क्योंकि जिन्होंने कंपटीशन नहीं दिए उनको नहीं पता है इस बात का।
हाँ कर लो, आपस में बात कर लो, पूरी कर लो, तुम पूरी हो जाए तो मुझे बता देना। शाबाश, हो गई क्या पूरी तुम्हारी? अच्छा अब सुनो मेरी बात, आजकल ऐसे ही सवाल ज्यादा आ रहे हैं और अपने साइकोलॉजी में तो बहुत ही आ रहे हैं। ऐसे ही ऐसे सवाल पूछ जाते हैं, ऐसे सवाल चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आवे, इनको सीधा सा एक हल करने का तरीका बता देता हूं। क्या करना है? बीच में क्या लिखना है? क्योंकि और इसलिए लिखना है। अच्छा इसलिए नहीं है तो क्योंकि, केवल क्योंकि लिखोगे ना तो भी सवाल सोल्व होगा। बीच में क्या लिखेंगे? क्योंकि, क्योंकि रीजन है, इसका मतलब है कि वो उसका कारण बता रहा है, आपको कारण बता रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या लिख रखा है? अभिप्रेरणा आवश्यक है, इतना ही लिखा है, अभिप्रेरणा आवश्यक है। अभिप्रेरणा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आवश्यक है, यह लिख रखा है ना, अभिप्रेरणा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। पहले मुझे इस कथन पर चर्चा करके दो, क्या आवश्यक है? क्या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बिना अभिप्रेरणा के तो नहीं होगा ना मामला, आवश्यक है। दूसरे वाले कथन की चर्चा करो। अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है। अब लोगों को लगा अरे अभिप्राय को क्या स्पष्ट करती है? अरे अभिप्रेरणा जो आप कार्य कर रहे हो ना उसके लक्ष्य और उद्देश्यों को तय करती है, स्पष्ट करती है कि आपका टारगेट क्या है। अभिप्राय को स्पष्ट करती है और उसे लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। बताओ आकर्षित करती है ना, फोर्स एक नहीं है। अब देखो इसको यदि बीच में हम क्यों की लिख के लगे तो हम कहें कि अभिप्रेरणा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आवश्यक है, क्योंकि अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। इसका मतलब दोनों कथन सही भी है और रीजन जो है ना वो आर की, ए की सही व्याख्या भी करता है। बात आई समझ में? तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन लास्ट वाला, सबसे जो लास्ट में है। किस किस का गलत हुआ? किस किस का गलत हुआ? क्या कर दिया था आपने? क्या किया था? 4 नंबर सही व्याख्या नहीं करता है, करता है। समझ गए? एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं और तुरंत प्रभाव से जवाब देना। नहीं लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, इतने में आपकी हैसियत का मुझे पता लग जाएगा। बंद मत करो रजिस्टर भले ही। निम्नलिखित में से, अरे रुक जाओ रे, ए महिलाओं रुक जाओ, डट जाओ, सामने बेटी बेटी। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है? आंतरिक, इंटरनल का। मैं 4 बोल रहा हूं ना, मतलब चारों सही है। अच्छा छांटना है, ठीक है। दोबारा नहीं बोलूंगा, एक बार में ही अपने हिसाब से टिक लगा लेना कि यहां पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं। इशिता कहानी पुस्तक पढ़ रही है, इशिता कहानी की पुस्तक पढ़ रही है क्योंकि उसके शिक्षक ने इसे दिया है और वह अपने शिक्षक को खुश करना चाहती है। ए बी देखिए, गणेश कक्षा में एक अच्छा ग्रेड प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। गणेश कक्षा में एक अच्छा ग्रेड प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, गणेश कक्षा में एक अच्छा ग्रेड प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, ठीक है। विकास कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है क्योंकि अच्छे अंक लाने पर उसके पिताजी ने उसे साइकिल देने का वादा किया था। चौथा, सपना कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि वह पाठ्यक्रम सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस करती है। रुक जाइए शांति से, 4 ऑप्शन मैंने बोल दिए हैं, दोबारा बोलूं? ऑप्शन ए
हाथ खड़ा करो देखें। इंटरनल का उदाहरण मानता है सबसे अच्छा? कोई नहीं। ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी। मुझे लगा था कि लोग यहां तक पहुंचेंगे। ऑप्शन सी, कौन सा? सी पे हो गया? सी पे हो कि नींद में हो? मतलब आपने हाथ खड़ा किया है तो या तो सी पे हो और या नींद में हो, डी के भरोसे किया है। ऑप्शन डी, बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, ऑप्शन बी वाले कंफ्यूज कहां हुए? कर लो तुम, बंद करो एक बार तुम रजिस्टर बंद करो। कर लो, यदि वापस नहीं खुलवाया करो। कर दिया रजिस्टर बंद? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कंफ्यूज यहां हो गए कि हर में तो यह कह रखा है कि कक्षा में टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, क्योंकि हर में कारण आगे दे रहा है और बी वाले में कारण पहले ही दे दिया। तो अपने को लगा यार ये नहीं है। उसमें कारण दे रहा है कि गणेश कक्षा में एक अच्छा ग्रेड प्राप्त करने के लिए, अच्छा ग्रेड एक लालच है। अब ये लिखता ना कि गणेश कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है क्योंकि वो एक अच्छा ग्रेड प्राप्त करना चाहता है, तो हमारे दिमाग में आ जाता कि यार ये एक्सटर्नल है ना। लेकिन इसने पहले लिख दिया तो क्या हो गया? मामला गड़बड़ हो गया। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? डी वाला वापस बोलूं? डी वाला है कि सपना कक्षा में होने वाले टेस्ट के लिए कड़ी मेहनत कर रही है क्योंकि वो पाठ्य सामग्री का अध्ययन करने में आनंद महसूस करती है। अब इससे ज्यादा मोटिवेशन नहीं सीखेंगे हम लोग। जाओ अब तुम जाओ, भागो।